नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम साय ने कहा कि भाजपा का संकल्प भारतीय लोकतांत्रिक के भरोसे, विश्वास, बहाली के साथ भारत के भविष्य का सुनहरा रोड मैप है। हमारा ये संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने संकल्प जारी किया था, जो पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था, जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये संकल्प पत्र में जो है वो कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में देश की जनता से किए वादे को पूरा किया है। मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आजादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से, उसको पूरा हुआ है। सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास। और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अभी जो 2024 का ये संकल्प पत्र है, इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के या उनका आय जैसा भी है, वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं। उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज उनका होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ पक्का का घर गरीबों का बन चुका है और इस संकल्प पत्र में 3 करोड़ और बनाने का वादा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा पहुंचाया, उसी तरह से अब गैस, सस्ता गैस भी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है। और करोड़ों परिवारों को मुफ्त में बिजली, पीएम सूर्य योजना
लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का प्लेट लगाएंगे और घर में बिजली का उपयोग करेंगे, जो कि मुफ्त होगा। और ज़्यादा अगर एनर्जी सौर ऊर्जा का होता है तो उसको सरकार को बेच भी पाएंगे, तो इस तरह से एक इनकम का जरिया भी होगा। इस पर भी 2024 के इस संकल्प पत्र में विशेष जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्ष में करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाने का काम किया गया है। मुद्रा योजना लागू था, जिसमें लोन की एक सीमा थी 10 लाख का, उसको अब बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इससे अब और ज़्यादा हमारे युवा लोग लाभान्वित होंगे। और विशेषकर 2024 के इस संकल्प पत्र में और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके उत्थान के लिए भी विशेष जोर 2024 के इस संकल्प पत्र में दिया गया है। उनको कैसे आगे आर्थिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा फोकस 2024 के इस संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी जी पूछते हैं, उसकी मोदी जी पूजा करते हैं। और यही उनका जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पत्र की ये आत्मा है। और दिव्यांगों पर भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र पर है। एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ही उनको सम्मानजनक मतलब दिव्यांग कहा और उनके लिए भी फोकस किया गया है। और ट्रांसजेंडर साथियों का भी विशेष पहचान आने वाले समय में होगा और उनका भी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा और उन्हें भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाने का संकल्प ये 2024 के संकल्प पत्र में है। और नारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी, उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफी काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान भी खरीदे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को मतलब अच्छे से खेती कर पाए इसके लिए पूंजी मुहैया कराने का ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पशुपालकों के लिए भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र में है। और विशेषकर ज्ञान, जिसको आप लोग सुनते आ रहे हैं, ज्ञान पर विशेष फोकस है इस संकल्प पत्र में। इसमें जी का मतलब है गरीब, जो देश के गरीब हैं उन पर विशेष फोकस होगा। और मैंने जैसे कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबों पर भी विशेष फोकस इस संकल्प पत्र में होगा। उसी तरह से वाई का मतलब यूथ, देश के जो यूथ हैं। और मुद्रा योजना का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है 10 लाख से 20 लाख, इससे निश्चित रूप से और भी कई योजना, इससे युवाओं पर फोकस किया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, इसके लिए भी बहुत फोकस है 2024 के इस संकल्प पत्र में। और एन का मतलब है नारी, नारी पर विशेष फोकस। भाजपा के संकल्प पत्र पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा कि जितने भ्रष्ट लोग हैं वो भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा का नाम आया है, उसके खिलाफ पीएम मोदी कब कार्रवाई करेंगे।
मोदी जी गारंटी, जितने करप्ट लोग हैं भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? सबसे बात है, मतलब ये भाजपा में क्यों जा रहे हैं जितने करप्ट लोग हैं? चाहे वो अशोक चौहान की बात हो, चाहे वो अजीत पवार की बात हो, चाहे वो पटेल, जो क्या नाम है उनका, प्रफुल्ल पटेल की बात क्यों हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा की बात हो, क्यों वो भाजपा में जा रहे हैं? उसको जेल कब भेजेंगे? आपके भाजपा और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें तो नाम आया है ये जो गौ मांस निर्यातक उससे पैसा लिए हैं और शराब वालों से पैसा लिए हैं, उसके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे मोदी जी? वो केवल दिवा स्वप्न है। अभी तो बिजली बिल बढ़ रहा है, यहाँ तो साए बढ़ रहा है बिजली बिल, और अभी और बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टी के दावेदार अपना जनसंपर्क आम जनता के बीच कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल ने दुर्ग शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक होटल में पहुंचकर खुद ही डोसा बनाया और होटल में आए ग्राहकों को सर्व किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसंपर्क के दौरान क्या क्या नहीं करते, इसी कड़ी में कुछ ऐसा ही नजारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में नजर आया, जिसे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी दुर्ग में जनसंपर्क के दौरान विजय बघेल एक दुकान में डोसा बनाते और सर्व करते भी दिखाई दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने विजय बघेल के हाथों बनाए गए डोसे का भरपूर लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रत्याशी की इस सादगी को लोगों ने भरपूर सराहा। बता दें, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के साथ व्यापक प्रचार प्रसार में भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली निकली थी। इस दौरान विजय बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झीरम घाटी कांड का सबूत जेब लेकर घूमने की बात कहने वाले भूपेश की सरकार 5 साल रही पर उन्होंने पेश नहीं किया। क्या उनकी जेब फट गई थी? और कवासी लखमा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पर झीरम घाटी कांड को लेकर उंगली उठी थी, क्या वो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे? आज बड़ा जोश और खरोश के साथ दुर्ग के हमारे माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संगठन के सभी लोगों ने और एक एक कार्यकर्ता भाई बहनों ने पूरे जनता जनार्दन को लेकर पूरे जोश खरोश के साथ आज दिन भर यहाँ जनसंपर्क किए। लोगों का अपार प्रेम अपार स्नेह मिल रहा है। लोग स्वयं कह रहे हैं कि आप जीत गए, आपको जीत की बधाई। तो ये हमारी जीत को और आगे प्रोसेस कर रहा है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी पर कितना विश्वास लोगों का है, और व्यक्तिगत मेरे ऊपर एक भाई की तरह, एक यार की तरह, एक साथी की तरह कितना प्यार लोग मुझे करते हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है, ज़ोर शोर से। आपकी बार और 9 के 9 विधानसभा में उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता भाई बहन और जनता जनार्दन उस महारैली में पधारेंगे जहां पर माननीय विष्णुदेव साय जी आ रहे हैं। वो असल कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया है, उनका कहना यह है उन्हें राहुल असल में ये बौखला गए हैं, ये पगला गए हैं, ये इनकी दिमाग सठिया गई है। ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और जब मानसिक विक्षिप्तता आती है ना लोगों में, तब इस तरह की हरकत करते हैं। और ये दिख रहा है झीरम घाटी में जिसका नाम शक के दायरे में था, वो व्यक्ति बोलेगा, मोदी जी के बारे में बोलेगा, शर्म आनी चाहिए। माननीय चरणदास महंत जी ने थप्पड़ उठाया था उनके ऊपर, क्यों उठाया था? क्यों? झीरम घाटी में असली जो शक के दायरे में थे वो लकमा थे, और यही उसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे मेरे जेब में सबूत है, 5 साल सरकार में रहे। कहाँ है वो सबूत? क्या जेब फट गई? क्या नोटों में भर गया क्या? तो इस तरह के सवाल जवाब ना करें और अपने बयान, अपने जुबान को ठीक करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे कार्यकर्ता कहता है इनकी जुबान को कैसे ठीक कर जाती जाती। जांच रिपोर्ट जल्द आएगी। अभी सरकार हमारी बनी है, अब आगे देखते होगा क्या। ऐसा ही हो रहा है, कांग्रेस का गढ़ पूरी तरह ढह रहा है। बहरहाल दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के साथ व्यापक प्रचार प्रसार में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी टोली ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलजुल कर एक साथ प्रचार किया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चरोदा जंजगिरी स्थित मानसरोवर विद्यालय के संचालन समिति का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि चाचा ने अपने ही भतीजे को जान से मारने की धमकी देते हुए भाड़े के गुंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दे डाला। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित चंद्रप्रकाश साहू द्वारा कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने सृजन साहू व पवन साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। इस वारदात की जानकारी पीड़ित चंद्रप्रकाश साहू ने पत्रकार वार्ता में इस प्रकार से दी है। गौरतलब है कि चंद्रप्रकाश साहू ने बताया है कि मानसरोवर विद्यालय चरोदा में 1992 से अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यहाँ के समिति के पदाधिकारी बसंत कुमार साहू पुत्र चंद्र प्रकाश साहू, चाचा पवन कुमार साहू पुत्र सर्जन साहू एवं इन्हीं के परिवार की महिलाएं इस सोसाइटी में पदस्थ हैं। पवन कुमार साहू शुरू से ही विद्यालय के खातों से एवं विद्यालय के निजी दस्तावेजों से कई बार छेड़छाड़ करते पाए गए हैं। समिति के सदस्यों से ठीक ढंग से बर्ताव न करना, विद्यालय के स्टाफ को भी डरान धमकाकर उन्होंने गलत काम करवाया है। बीते 12 अप्रैल को पवन कुमार साहू ने अपने ही भतीजे चंद्रप्रकाश साहू पर अपने पाले हुए गुंडे बदमाशों के साथ मारपीट करवाई। इसमें चंद्रप्रकाश साहू के आंखों में गहरी चोटें आई। जैसे तैसे जान बचाकर चंद्रप्रकाश ने कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और डॉक्टरी मुलायजा करवाया है। विद्यालय में लगातार पवन कुमार साहू द्वारा अनर्गल प्रवृत्तियों में लिप्त पाए गए हैं, जिससे समस्त विद्यालय एवं विद्यालय के स्टाफ प्रभावित रहे हैं। साथ ही बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। चंद्रप्रकाश साहू एवं परिवार को भविष्य में जान से खतरा है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मैं चंद्रप्रकाश साहू जो मानसरोवर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ हूँ, और मेरे पिताजी बसंत कुमार साहू जो कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति जो मानसरोवर अंग्रेजी माध्यम को संचालित करती है उसमें सचिव के पद पर पदस्थ हैं, एवं अभी वर्तमान की स्थिति में उनको उपाध्यक्ष दर्शाया जा रहा है, जो कि अवैध है। हमारी कल एक घटना हुई है सर, हमारे साथ घटना ये हुई है कि हमारे साथ जबरन मारपीट किया गया है। क्योंकि मामला पंजीयक कोर्ट एवं सहायक पंजीयक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मामले को गंभीरता से ना लेते हुए हमारे ऊपर मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज कराना चाह रहे हैं। इसी एवज में कल मारपीट हुई, जिसमें सृजन साहू और पवन साहू ने मुझे बुरी तरीके से मारा, मेरा खून निकाला और मुझे आंख में भी गंभीर चोटें आई हैं। पिताजी को भी उनके पुत्र सृजन साहू ने 4 झापड़ मारा है। हमारी मांग ये है सर कि समिति टाइप से चले, संस्था टाइप से चले, अच्छे लोग समिति को चलाएं, अच्छे लोग संस्था को चलाएं। पवन साहू जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एवं सृजन साहू जैसे लोग संस्था से निकाले जाएं, यही हम मांग करते हैं। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रविवार को ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया। साथ ही वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी यहां पर किया गया। मुस्लिम समाज द्वारा मनाए जाने वाली ईद उल फित्र के बाद लगातार ईद मिलन का दौर चला रहा है। इसी कड़ी में भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ईद मिलन का कार्यक्रम फरीदनगर में रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरीदनगर मस्जिद के इमाम और समाज के लिए सामाजिक कार्य करने वाले हफीज भाई, साबिर भाई, वकील साहिब विशेष रूप से शामिल रहे और समाज के लोग भी यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत करने के साथ ही यहां पर विभिन्न आयोजन किए गए और समाज की तरक्की के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए चर्चा भी की गई। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मस्जिद के हाफिज साहब हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमारे मिर्जा बेग साहब का स्वागत फमीम भाई करेंगे, फमीम भाई, रब्बानी भाई स्वागत करेंगे। बहुत से लोग आप लोग अब पहचानते नहीं है। ईद मिलन का मकसद ये रखा गया है कि हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे की मदद कर पाए, एक दूसरे के सुख दुख में हाजिर हो पाए। जो खड़े होते जाए भाई, अमजद भाई स्वागत करेंगे, कलाम भाई का। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन खान है और मैं भिलाई वेलफेयर सोसाइटी का एक सरपरस्त की हैसियत से काम करता हूँ। मैं अपने तमाम छत्तीसगढ़ के लोगों को ईद मुबारक का पैगाम देना चाहता हूँ और यहाँ पर एक ईद मिलन का प्रोग्राम हो रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम हिंदुस्तान वतन अजीज़ के सिपाही हैं और हमारा पैगाम मोहब्बत है कि हम एकता में अनेकता पैदा करें, आपस में भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम हर एक लोगों तक पहुंचाएं कि हम भारतीय पूरे दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं
और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के कंधे में कंधे मिला करके रहते हैं। मिल्लत उस वक्त होती है जब सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अनेकता में एकता है, भाईचारा हमारा मिशन है और हमारे देश का रूह है कि हम सब आपस में मिल कर के मोहब्बत के पैगाम को फैलाएं और अपने वतन के लिए अपने अजीज़ के लिए तहे दिल से उसके साथ रहें और उसके लिए जहाँ भी ज़रूरत हो हमें अपने वतन की मोहब्बत में, अपने वतन की वफा और अपने वतन की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दें। इसी मकसद के तहत ये ईद मिलन की प्रोग्राम रखी गई है। और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी भाई बताएंगे आज एक भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी का भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी भिलाई में समाज सेवा काम लगातार कई वर्षों से, विगत 5 वर्षों से 7 वर्षों से करते आ रही है और कोरोना काल में विशेष काम किया है। मरीजों की मदद करके ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा के, गरीबों को राशन पहुंचा के और गरीब बच्चों की शादियां करा के, बच्चों की पढ़ाई की फीस वगैरह दे के बहुत सारे अनगिनत सोशल वर्क करते आई है। आज ईद मिलन के मौके पर ईद मिलन का प्रोग्राम भिलाई के यतीम खाना शहीद मैदान में रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होकर ईद को सेलिब्रेट कर सकें। जो लोग एक दूसरे के घर जा नहीं सके, बहुत सारी बुराइयां हैं जो एक दूसरे के घर नहीं जा पाते हैं, दिलों में गुर्ज रहता है, मैल रहता है, तो गले मिलकर एक दूसरे की बुराइयों को, गलतियों को माफ़ करते हुए एक हो सके और मोहब्बत का पैगाम दे सके। हमारे भिलाई में छोटा भारत कहा जाता है और भारतवासी हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के सुख दुख में त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। भिलाई में भी सभी धर्म के लोग ईद को मिलजुल के मनाए हैं और हम लोग उसी के मद्देनजर रखते हुए ईद मिलन का प्रोग्राम करते हुए ईद का एक मैसेज देना चाहते हैं, देश के लिए दुआ करना चाहते हैं कि देश में अमन शांति कायम रहे और एक अच्छा भाईचारे का पैगाम मैसेज जाए। ईद जो है वो भाईचारे का मैसेज देने के लिए ही है कि जो कोई बुराइयां हैं गले मिलकर माफ़ करते हुए ख़त्म की जाए। तो भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखी है और हम सोसाइटी की तरफ से उपाध्यक्ष भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की हैसियत से आप सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद मुबारक। जय हिंद, जय भारत, जय सच्चा। मेरा नाम नसीमुल हक है और मैं भिलाई वेलफेयर सोसाइटी में सरपरस्त की हैसियत से काम कर रहा हूं और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने छत्तीसगढ़ के रहवासियों को और सारे देशवासियों को ईद मुबारक कहना चाहता हूं। और हमारी ये अदना सी कोशिश है, आज हमने ये प्रोग्राम किया ताकि जिससे हम लोग एक इनिशिएटिव ले पाएँ एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में। तो ये हमारी अदना सी कोशिश है और हम चाह रहे हैं कि सारे लोग हमसे मिलें, हमसे जुड़ें ताकि हम इस काम को बेहतर तरीके से इसको बेहतर स्वरूप दे पाएँ। तो बस कोशिश हमारी ये है, छोटी सी कोशिश है, लेकिन उम्मीद है कि हम इसको आगे बेहतर तरीके से पूरा कर पाएँ। हाँ बेशक बहुत सारे सजेशंस यहाँ पे लोग आए, अपना सजेशंस वो लोगों ने अपने पॉइंट रेज किया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली हम अपनी तरह से वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी और हम अपने तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नाम और परिचय बताएंगे। मैं मोहम्मद यासीन भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर की हैसियत से आप सभी भाइयों को ईद मिलन की इस मुबारक मौके पर ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद का ऐसा पल है जो खुशी का पल है, जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद ये खुशियाँ ईद के शक्ल में हम सबको अता करता है और इस खुशी को हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, जिससे हमारे दिलों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो और हमें मोहब्बत और भाईचारा बढ़े और समाज में एक सही मैसेज, एक मोहब्बत वाली मैसेज दिया जाए। और इसके सिलसिले में हम लोगों ने आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था ताकि हम सब इकट्ठे हों और अपनी मोहब्बत और खुशियों का इजहार करें। और इस मोहब्बत खुशी न सिर्फ एक कौम की है बल्कि पूरी देशवासियों की है और हम सभी भाइयों की है। इसमें हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कम्युनिटी के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ को शेयर करते हैं और ये हमारा रिवाज रहा है
तो इसी रिवाज को बढ़ाते हुए हम लोग यही चाहते हैं कि ईद की खुशियाँ सारे के सारे लोगों के घर में हों, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम सभी लोगों के घर में ईद की खुशियाँ अता फरमाए और हमारा हर दिन ईद रहे, और हमारी जो दिल की दूरियां हैं वो दूर हों, और हम एक मोहब्बत के साथ रहें और एक खुशहाल हिंदुस्तान को बनाने में हम सब अपनी भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दी। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के पावन अवसर पर देवी दर्शन के लिए पहुंची महिला के पर्स में रखे सोने का लॉकेट अज्ञात चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर पार कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थिया ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। इन दिनों नवरात्र पर्व के चलते शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, जिसका फायदा उठाकर चोर गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है। इसी कड़ी में दुर्ग के चंडी मंदिर में देवी दर्शन के लिए आई महिला के पर्स से अज्ञात चोरों द्वारा सोने को चोरी कर लिया गया। मामले में प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि प्रार्थी प्रज्ञा रानी दीपक नगर थाना मोहन नगर की निवासी है। वह चंडी मंदिर पूजा करने आई हुई थी और अपने पर्स में मंगलसूत्र के 2 लॉकेट रखी हुई थी। अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए लॉकेट की चोरी कर ली। चोरी के लॉकेट की कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में तड़के सुबह शिवनाथ नदी ब्रिज में हुए कार हादसे में युवक युवती को गंभीर चोटें आई है। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। दुर्ग के शिवनाथ नदी पुल पर तड़के सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक कार में सवार चालक युवक युवती को गंभीर चोटें आई है। बता दें, सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, जिसमें एक क्रेटा कार दुर्ग की ओर आ रही थी, जबकि ट्रक राजनांद गांव की ओर जा रहा था, जिसमें कार में सवार लड़के का नाम प्रशांत पांडे और लड़की का नाम पूजा बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दुर्ग पुलगांव पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं हादसे के बाद घायल प्रशांत ने खुद ही अपने परिजनों को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी थी। इस दौरान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पूजा पांडे की शंकराचार्य अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसमें दुर्ग पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक पुत्र ने अपने पिता की करंट लगाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शक था कि उसके पिता उसकी पत्नी को गलत नियत से देखते हैं, इसी कारण उसने हत्या को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरा मामला बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र का है। यहाँ 24 मार्च को अरपा कॉलोनी रामनगर कोटा में रहने वाली महिला ने कोटा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 मार्च को उसका पति मृत अवस्था में अपने घर की जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद उसका बेटा और अन्य लोग मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट कोटा लेकर जा रहे थे। इसी बीच मृतक की दूसरी पत्नी और उसकी बहन ने शव को देखा तो उनको संदेह हुआ। दोनों ने हत्या की आशंका जताई। इसके बाद कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण करंट लगना बताया गया। साथ ही हत्या की बात सामने आई। 20 मार्च को कोटा थाने में थाना प्रभारी को सूचना मिली कि वहाँ एक व्यक्ति सूरज यादव की संदेहास्पद मृत्यु हुई है, लेकिन परिजन इसको पुलिस को सूचना दिए बिना इसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। पुलिस की टीम तत्काल पहुंची। वहाँ जो है बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, मर्ग कायम किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग की जाँच में जो है मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करंट के द्वारा उसकी हत्या किया जाना पाए जाने से तत्काल इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया और संबंधित जो भी संदेही थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ और विवेचना में यह सामने आया कि उसका पुत्र जो कि 26 वर्षीय आरोपी सागर यादव है, उसके द्वारा अपने पिता की विभिन्न कारणों से और पत्नी पर बदनीयती रखने के कारण उसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी। उसने जीआई तार हाथ में बांध करके उसको करंट दिया, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो उसको नेचुरल साबित करना चाह रहा था, इसलिए बिना किसी पुलिस की सूचना या पोस्टमार्टम के वे लोग उसको छुपाने के लिए जो है अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से जो है ये हत्या का मामला सामने आया और आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसे आज जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। जो आरोपी है उसकी पत्नी के प्रति जो है मृतक बुरी नियत रखता था, जिसकी सूचना उसे मिलने पर उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।